स्टूडेंट, दिस इज वंशिका एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर टॉपिक सेल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी वीडियो के आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने कल वाली वीडियो में छोड़ा था। तो हमारा आज का टॉपिक है साइज़ ऑफ सेल। तो जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी सेल होती हैं जो कि हम अपनी नॉर्मल आई से देख सकते हैं, बट कुछ सेल्स इतनी स्मॉल होती हैं कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे एक एवरेज दे रखा है, सेल कितना हो सकता है 5 to 20 म्यूमीटर। और जो हमारी सबसे छोटी सेल होती है वो होती है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नोन सेल। फिर जो होती है, जो सबसे बड़ी सेल है 15 सेंटीमीटर की होती है डायमीटर में, ऑस्ट्रिच एग। और फिर उसके बाद जो लेंथ में सबसे ज़्यादा है वो होती है हमारी नर्व सेल। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहे हैं जो छोटी सेल्स होती हैं वो और भी ज़्यादा एक्टिव, एफिशिएंट और मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके दो रीज़न हैं, हाई न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड हायर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। इसके बाद हमारा आ जाता है शेप ऑफ सेल। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसमें दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला तो एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर पे, और दूसरा है फंक्शन जो होता है, जो हमारी सेल परफॉर्म कर रही है वो फंक्शन पे। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इट मे बी फ्लैटेंड, क्यूबॉइडल, कॉलमिनर, डिस्कोलाइडल, स्पेरिकल, ओवॉइड, एलिप्सॉइडल, राउंडेड, बेल शेप्ड, स्लीपर लाइक, स्टार शेप एटसेट्रा इन डिफरेंट सेल। मतलब ये कुछ इन्होंने शेप्स दे दी हैं कि इस शेप्स की होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ़ सेल। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं अब डिटेल में। तो ये कह रहे हैं जब हमारे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो एक अलग ही माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की भी डिस्कवरी हुई इसके साथ साथ। तो हमने नई नई इन्वेंशंस किए, जिससे हमें पता चला कि एक सेल, सिर्फ एक सिंगल सेल से के अंदर पूरा एक ऑर्गेनिजम्स बन सकता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब बैक्टीरिया वगैरह, ये सब यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स हैं। मतलब ये एक सिंगल सेल है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये नहीं है, मल्टी सेलुलर नहीं है ये। इसके बाद ये कह रहे हैं कि हम जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, हम मल्टी सेलुलर है। कैसे? यहाँ पर बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तब टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और इसी वजह से हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किया जाता है। जबकि बैक्टीरिया, फंजाई, यूग्लिना वगैरह में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे। Although there is a great diversity in the structure of different cells, yet the basic structural plan is similar in all cells. It can be expressed as general size in generalized cell. तो इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले। ईच यूकैरियोटिक सेल, हमारे सभी यूकैरियोटिक सेल वो कोई सी भी हो जाए, उस पर एक मेम्ब्रेन ज़रूर होती है जो कि उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, और ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ये सिर्फ यूज़फुल सब्सटेंस को अंदर आने देती है, बाकी जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं या फिर यूजलेस सब्सटेंस होते हैं उनको वो अंदर नहीं आने देती है। तो एक तरीके से ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है उस पर। उसके बाद हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। इट प्रोवाइड एंड मेनटेन द शेप ऑफ द सेल. It provides mechanical support for the protection of internal structures of the cell. It allows only useful substance to enter into the cell. It does not allow harmful substance to enter into the cell. It provides specificity to the cell. इसके बाद हमें दे रखा है सेल वॉल के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। In case of plant, outer to plasma membrane is present a non-living and rigid cell wall made up of cellulose. The cell wall is freely permeable, allowing the substance in solution to enter or leave the cell. It gives shape and provides rigidity as well as elasticity to bear the stresses and strains. In between the cell walls of adjoining cells, a gelatinous middle lamella rich in
pectates is present. It helps to hold the cell together. इसके बाद हम सेल वॉल का फंक्शन पढ़ लेते हैं. It provide and maintain the shape of a cell. It provides rigidity as well as elasticity to the plant cell. Plant are able to bear stresses and strains because of the cell wall. इसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट दे रखा है साइटोप्लाज्म. Bulk of the cell is made up of dense viscous colloidal mass called cytoplasm. तो जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है हमारा साइटोप्लाज्म, एक ये स्टिकी सा मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेल लाइक फ्लूइड होता है. इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो हम पहले पढ़ लेते हैं. प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फिर न्यूक्लियर प्लाज्म हो जाता है. न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियर प्लाज्म कहलाएगा और न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो है वो साइटोप्लाज्म है. तो द साइटोप्लाज्म इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड अ ट्रू सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स. It is a physical basis of all metabolic activities that take place in the cell. इसके बाद है cytoplasmic inclusions. In the cell cytoplasm there are present numerous living and non-living structures collectively called cytoplasmic inclusions. तो हमारे साइटोप्लाज्म में बहुत सारी लिविंग और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स. तो पहला हम ए पढ़ लेते हैं. द लिविंग साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स एंड प्रोटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स. द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ड्यूटोप्लाज्मिक और एग्रेस्टिक बॉडीज़. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.